Hello everyone, this is सिकंदर जमान फ्रॉम फाइनेंस विद जमान। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम रेशियो एनालिसिस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे और रेशियो एनालिसिस करने का मकसद, इसका मेन पर्पस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मेन पर्पस जानने की कोशिश करते हैं। रेशियो एनालिसिस का मेन पर्पस है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को इवेल्युएट करना बाय एनालाइजिंग रिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमें मदद करता है, एक्सेस करता है प्रॉफिटेबिलिटी में, यानी कि कंपनी कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट को जनरेट कर पा रही है। ये हमें लिक्विडिटी को मेजर करने में मदद फराहम करता है, हमें एफिशिएंसी को इवेल्युएट करने में भी मदद फराहम करता है कि कंपनी अपने एसेट्स को, अपने रिसोर्सेज को कितने इफ़ेक्टिवली इवेल्युएट कर पा रही है। ये एनालाइज करता है सोल्वेंसी को, यानी कि हाउ स्टेबल द कंपनी इज़ इन द लॉन्ग रन, और कंपेयर करता है परफॉर्मेंस को डिफरेंट कंपेटिटर्स के साथ, डिफरेंट ईयर्स, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस भी करता है और बेंचमार्क भी करता है। तो हमने अब समझ लिया है कि रेशियो एनालिसिस करने का मेन पर्पस होता क्या है। तो अब हम चलते हैं रेशियो एनालिसिस को बनाने की जानिब। तो इससे पहले, रेशियो एनालिसिस बनाने से पहले हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि रेशियो एनालिसिस हम तब ही बना सकते हैं जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले बनाया हो, क्योंकि उसके साथ ही हम फिर रेशियो एनालिसिस को बना सकते हैं। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया नहीं है, हम रेशियो एनालिसिस को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना लिया था, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिसने वीडियो देखी है उनको अंदाज़ा होगा, हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनाया था और बैलेंस शीट भी हमने क्रिएट की थी और हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी बनाया था। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना लिया है, तो हमें अब रेशियो एनालिसिस करने में कोई भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सिंपली इसको कॉपी किया है, और इधर हमने पेस्ट कर दिया है, और इधर जाके अब आपने सिंपल यहाँ से अपना नेम चेंज कर लेना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह यहाँ पे आपने रेशियो एनालिसिस लिख लेना है, तो ये आपका बन जाएगा। और आपने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, 12 पे ले जाना है इसके साइज़ को। और मैंने ये पहले ही प्लॉट की हुई चीज़ों को, ये सेक्शंस को, तो अब मैं दोबारा इनको प्लॉट नहीं करूँगा। तो लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा ग्रोथ वाला सेक्शन है, ये हमारा मार्जिन्स वाला सेक्शन है, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला सेक्शन है, ये अर्निंग इक्विटी ग्रोथ रेट वाला सेक्शन है, ये टर्नओवर रेशियो वाला सेक्शन है, ये डेज वाला सेक्शन है, और ये एंड पे CFO सेल्स, टोटल एसेट्स एंड टोटल डेब्ट वाला सेक्शन है। तो इनको बनाने का मकसद क्या होता है, इनका सीक्वेंस हमें क्यों ज़रूरी होता है इनको बनाने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक रेयर क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमने इनको बनाया क्यों, इन सेक्शन को। अगर हम ग्रोथ रेशियो वाले सेक्शन को देखें तो इसका बनाने का मकसद होता है कि ये हमें बताता है कि बिज़नेस ओवरऑल कितना एक्सपेंड हुआ है और इसके परफॉर्मेंस में ट्रेंड्स कितने आए हैं। अगर हम मार्जिन्स वाले सेक्शन में जाएं तो ये हमें बताता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है हर 1 रुपये के पीछे जो उसने सेल किया है, यानी कि शो करता है हाउ मच प्रॉफिट इज़ रिटेन्ड फ्रॉम ईच रुपी ऑफ सेल्स। अगर हम सेल्स एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेल्स वाले में जाएं तो ये हमें बताता है कि हमने परसेंटेज कितनी निकाली है सेल्स की। अगर हम रिटर्न वाले पे जाएं ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमें कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। अगर हम टर्नओवर रेशियो के बारे में जाएं तो ये हमें वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी ये हमें बताता है। तो अब हम सबसे पहले इसे तैयार करना शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं सेल्स ग्रोथ में। तो यहाँ पे देखते हैं सेल्स ग्रोथ हमने निकाली हुई है। हम इधर जाएंगे दिसंबर 17 पे
और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एरर। तो जिसको नहीं पता हम इफ़ एरर क्यों लिख रहे हैं, तो उसने हमारी पिछली वीडियो मिस की होगी, तो उसे चाहिए पहले वो वीडियो देखे फिर इधर आए। हम अभी इसे आगे प्लॉट नहीं करेंगे, वो हम एंड पे ही इसका सब कुछ करेंगे। इफ़ एरर एबिटा ग्रोथ, ठीक है, नहीं निकली हुई हम निकाल लेते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस, सॉरी, -1, ये बीटा ग्रोथ आ गई। एबिट ग्रोथ भी निकाल लेते हैं। इफ एरर, ये हमारी एबिट है, दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, ये एबिट ग्रोथ आ गई। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। इफ एरर और दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, सॉरी, और डिविडेंड ग्रोथ भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। इफ एरर और नीचे चलते हैं, डिविडेंड ग्रोथ, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, ठीक हो गया। अब हमने इन सबको निकाल ली है अब इनकी ग्रोथ। तो अब हम इन सबको पहले तो सिलेक्ट करेंगे, ओल्ड HP करके परसेंटेज में चेंज करेंगे। उसके बाद हम इनके डिजिट्स को 2 तक बढ़ाएंगे, बढ़ गए। अब इसको ऐसे ही कॉपी करके आगे तक ले जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास बन के आ चुका है ग्रोथ वाला सेक्शन। अब हम आगे चलते हैं मार्जिन वाले सेक्शन के अंदर। मार्जिन वाला सेक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इफ एरर, हम चलेंगे हिस्टोरिकल एफएस पे, और पहला कौन सा था हमारे पास, ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन ये रहा, सॉरी, ये रहा। सिलेक्ट करेंगे एबिटा मार्जिन्स, एरर, और एबिटा मार्जिन्स ये रहे। इसे सिलेक्ट करेंगे एबिट मार्जिन। इफ एरर, इसके लिए थोड़ा सा होगा हमारे लिए, हम निकालेंगे सबसे पहले एबिटा, माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे पास ये रही, और इसे बंद करेंगे। आगे हम इसे डिवाइड कर देंगे सेल्स पे, डिवाइड कर देंगे। एक और ब्रैकेट लगा दें, और ये आ गया हमारे पास एबिट मार्जिन। और EBT मार्जिन भी निकाल लेते हैं। एरर और हिस्टोरिकल एफएस पे जाएंगे, EBT मार्जिन ये रहा, ठीक है, इसे सेलेक्ट करेंगे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना बना होता तो हमें ये तमाम चीज़ें निकालना कितनी ज़्यादा मुश्किल होनी थी। तब हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट, फिर आगे हम 2 डिजिट्स का इजाफा करेंगे। इसे सिलेक्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स के सेक्शन की तरफ। ये सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला, ठीक है। तो ये हमने पहले निकाल चुके हुए हैं। ये रहा हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेल्स। आगे हमारे पास डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ सेल, वो भी हमने इधर ही निकाला हुआ है, ये देखें। और ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये होता है हमारे पास एबिट,
ये वाला, ठीक है। तो ये हमें अभी किसी किस्म की मुश्किल का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसे करेंगे इफ़ एरर, और हम सेल्स एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेल्स की तरफ चलेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, और ये होगा हमारे पास ये डेप्रिसिएशन वाला इफ़ एरर, और चलेंगे हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये दिस वन एंड दिस, और ऑपरेटिंग इनकम वाला इफ़ एरर, और एबिट मार्जिन वाला ये रहा दिस। ये आ गया, ठीक है। अब हम इन सबको ओल्ड HP कर लेंगे, 2 डिजिट्स का इजाफा, ठीक है। और हम आगे इसे कॉपी करेंगे, एंड तक लेके चलेंगे, एंड देन पेस्ट कर देंगे। अब आगे हमारे पास आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कंपनी की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। तो ये सेक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हम फार्मूलाज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो। ऊपर वाला तो हमने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन नीचे वाले में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इफ़ एरर, और अब हम जाएंगे एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन वाला, एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन दिस वन, और ये करेंगे डिवाइड करेंगे, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे सम, और नीचे आएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड बोरविंग्स। हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इनको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे 0 एंड दिस। गलती होगी, कहाँ से गलती हुई हमें भी ज़रा बता दें, हम देख लेते हैं हम अपनी गलती को। तो if कहाँ पे गलती हो रही है। अच्छा, इफ एरर एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक। आगे हमने सम किया, सम का फार्मूला लगाया, आगे उन सबको हमने सिलेक्ट किया, ठीक। यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगनी है, ठीक। आ क्यों नहीं रहा? गलती कहाँ पे की है हमने? शुरू से लिखते हैं फार्मूला हम यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस एरर। हम जाएंगे इधर एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया, ब्रैकेट बंद, माइनस नहीं बल्कि डिवाइडेड बाय सम करेंगे, और हम करेंगे यहाँ पे नीचे जाएंगे इक्विटी, रिजर्व्स एंड बोरविंग्स, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद, दिस, हम इसे दोबारा से लिखते हैं इफ एरर, ठीक। और यहाँ पे हम जाएंगे हिस्टोरिकल एफएस पे,
हमारे पास एबिटा दिस वन माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय करेंगे और फिर ब्रैकेट ओपन, सम ब्रैकेट ओपन, नीचे जाएंगे हम इधर बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड बोरविंग्स, इनको सिलेक्ट किया एंड देन दिस टाइम हमने शुरू में डबल ब्रैकेट ओपन ही की थी, जिस वजह से हमें आगे एरर मिला। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने निकाल लिया है। रिटेन्ड अर्निंग्स हमने पहले से निकाली हुई हैं, आपको पता होगा रिटेन्ड अर्निंग्स का, ये देखें दिस वन, प्रेस एंटर। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज ये भी हम निकाल लेते हैं, इसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ एरर, और हम चलेंगे हिस्टोरिकल एफएस पे, और नेट प्रॉफिट हम देखेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को हमने सिलेक्ट किया, डिवाइड करेंगे एंड देन सम करने के बाद हमने यहाँ पे वही बैलेंस शीट में जाके इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, ये आगे हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी। सेल्फ स्टेन्ड ग्रोथ रेट ये भी हम निकाल लेते हैं, इसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला है। इफ एरर, रिटेन्ड अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, ये होता है हमारे पास सेल्फ स्टेन्ड। और कहाँ गया हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स, दिस वन मल्टीप्लाई बाय, हम करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इधर डेटा शीट नहीं, किधर क्या था, इधर ही था हमारे पास, ये रहा इक्विटी शेयर्स वाला, ठीक है, ये आ गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये भी हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट दिस वन, ठीक हो गया। लेकिन अब हमने इसे परसेंटेज में नहीं लिखना, हमें इसे लिखना है ऐसे, ये मैंने आपको पहले भी तरीका बताया हुआ है इसका। और लेकिन इन तमाम को हमने Alt HP, Alt H0, Alt H0 इन्हें कॉपी करेंगे, एंड तक लेके जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, इसे कॉपी करेंगे, एंड तक लेके जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, Alt H, इसे हम रखेंगे लेफ़्ट साइड पे, ठीक, नहीं बल्कि लेफ़्ट में, Alt H हम इसे दरमियान में रखेंगे ऐसे, ये प्यारा लग रहा है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने डेटर टर्नओवर रेशो की जानिब। ये हमें कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो सा होता है उसके बारे में हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डेटर टर्नओवर रेशो, ये निकालना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। हमने सेलेक्ट करना है, हमने सेल्स मल्टीप्लाई बाय रिसीवेबल्स, हिस्टोरिकल एफएस पे जाएंगे, हमारे पास सेल्स मल्टीप्लाई बाय रिसीवेबल्स हमारे पास दिस वन। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप अगर डेटा शीट में जाएं तो आप डेटा शीट से भी ये ले सकते हैं, इधर से ले उधर से ले, एक ही बात है, ठीक है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो ये निकालना भी बहुत इजी है। हमने इक्वल्स टू सेल्स सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, सेल्स, उसके बाद हम इसे
डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय अदर लाइबिलिटीज़। अदर लाइबिलिटीज़ हमारे पास ये रही, ठीक हो गया। एंटर कर देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। ये निकालना भी बहुत इजी है। इसे हम करेंगे सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। ये आ जाएगी हमारे पास सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, 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 एक मिनट, डेटा शीट, दिस वन, दिस वन, ठीक है। फिक्स्ड टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ये निकालना भी बहुत इजी है। इक्वल टू करेंगे हम और हम चलेंगे सेल्स, इधर सेल्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने निकाला था फिक्स्ड एसेट नेट ब्लॉक, दिस वन, इसे सेलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। और कैपिटल टर्नओवर रेशो ये भी निकाल लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, हम वो लगा लेते हैं। सेल्स, एक मिनट, चलेंगे सेल्स डिवाइड बाय करेंगे सम, हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, इक्विटी और रिजर्व्स, इनको सिलेक्ट करेंगे। ये आ गया हमारे पास कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करके फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। इसे कॉपी करेंगे, एंड तक ले जाएंगे एंड देन एंटर कर देंगे इन्हें, ठीक हो गया। 6, इसका यही था ना, सेल्स मल्टीप्लाई बाय रिसीवेबल्स, चेक कर लें ज़रा, ठीक हो गया। डन, हमने अपना टर्नओवर रेशो वाला सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आगे हमारे पास अब डेज वाला सेक्शन, ये करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी किस लिहाज से कितने दिनों में एक वर्किंग डे के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही है। ईयरली हम जो जैसे कहते हैं कैलेंडर ईयर के अंदर कंपनी किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस को कर रही है, यानी कि कौन से सीज़न के अंदर कौन से मंथ के अंदर कंपनी सेल ज़्यादा निकाल रही है, किस मंथ के अंदर डेटर्स आ रहे हैं, इन्वेंट्री का हर चीज़ का जो हिसाब किताब है हमने इधर ही रखना है। तो इसे थोड़ा सा भी सेक्शन को बड़ा कर लेते हैं और डेटा डेज के अंदर हम चलते हैं। तो इधर हम करेंगे इफ़ एरर और 365 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशो, ठीक। एंड दिस पेबल डेज को भी ऐसे कर लेते हैं, इफ एरर 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री डेज को भी ऐसे ही कर लेते हैं, इफ एरर 365 divided by inventory, inventory, ठीक। अब कैश कन्वर्जन साइकिल ये भी हम कर लेते हैं। इसके लिए छोटा सा फार्मूला लगेगा हमारे पास और वो फार्मूला है, सम करेंगे हम डेटा डेज, इसे इन्वेंट्री डेज माइनस करेंगे, सॉरी डेटा डेज
एंड इन्वेंट्री डेज माइनस करेंगे पेबल डेज। ठीक, इसे हम नॉर्मल नंबर में ले आते हैं। तो इसे हम अब करते हैं कन्वर्ट नंबर्स में। हम भी जाएंगे जनरल की जगह, आपने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेना है और इसे हम कॉपी करेंगे। एक ऐसे कॉपी करेंगे और नीचे आते जाएंगे एंड इसके फॉर्मेट को कंट्रोल ऑल्ट पी करके फॉर्मेट एंड देन पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे हम ऑल्ट H9 को करेंगे ताकि हमारे डिजिट्स ख़त्म हो। एक मिनट, इसे नीचे तक पहले सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट H9। ठीक हो गया। इसे कॉपी करके एंड देन एंड तक हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ गया इनका CFO सेक्शन। CFO सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बल्कि ये तो मैं मजाक कर रहा था, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। इफ़ एरर सीधा सीधा हमारे पास जो सामने नीचे कैश फ्लो वाला स्टेटमेंट बनाया था सेम वही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इफ़ एरर लिख दिए। हमने सबसे पहले देखना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसे सिलेक्ट किया, डिवाइड कर देंगे हम इसे सेल्स पे। ठीक, ये हमारे पास आ गया CFO सेक्शन का परसेंटेज ऑफ सेल। टोटल एसेट्स को भी ऐसे कर लेते हैं, इफ एरर। ठीक है, हिस्टोरिकल एफएस पे गए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कहाँ पे हमारे पास, ये रहे, एंटर। टोटल डेट सेम प्रोसीजर। हमने क्या करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिस वन एंड डिवाइडेड बाय हम किसे कर देंगे, बोरविंग्स पे। बोरविंग कहाँ गई हमारे पास, बोरविंग्स दिस वन 50। सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली परसेंटेज में चेंज करेंगे इनका, ऑल्ट H0 सेलेक्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे एंड पेस्ट कर देंगे। सो अब हमारा ये एक मॉडल रेडी, कंप्लीट तो नहीं हुआ, बस एक मोटा मोटा सा हमने इसे रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसे कंप्लीट करने की तरफ। तो यहाँ पे हम एक और सेक्शन को हम ऐड करेंगे जिसका हम नाम लिखेंगे ट्रेंड्स, और यहाँ पे हम निकालेंगे मीन निकालेंगे, और हम निकालेंगे मीडियन और ट्रेंड्स। ठीक है, इसे कॉपी किया, ऑल्ट H, यहाँ पे चलेंगे हम और अपने वाला कलर इधर गया, ये कलर आ गया, और वर्ड को हम कर देते हैं वाइट, और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया, और सेम ऊपर भी ऐसे कर लेते हैं, ऑल्ट H, ये कलर फिल कर देते हैं इधर भी। ठीक हो गया। इसे थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, ट्रेंड वाले का थोड़ा सा ना, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही हमें फ़र्क डालती हैं। एक मिनट, इससे अब ठीक लग रहा है। अब ट्रेंड्स के लिए हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाना होता है।
तो हम इसे सिलेक्ट कर लिए हमने। अब हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे देखना है स्पार्क लाइंस वाली लाइन पे। यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करनी है हमने। अब वो कह रहे हैं आपकी डेटा रेंज कितनी है। डेटा रेंज हमने देखनी होती है कितनी डेटा रेंज का हमने स्पार्क लाइन बनानी है। तो हम देख लेते हैं हमारा यहाँ से ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये डेटा रेंज है हमारी D5 से लेके और DL5 तक, तो सॉरी L5 तक। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने इसे प्लेस कहाँ पे करना है। मैंने कहा भाई इसे आप प्लेस कर दो M5 पे। तो हम यहाँ पे इसे ओके कर देंगे। ये एक स्पार्क लाइन बन गई है। इसे कॉपी करेंगे। अब ऐसे ही नीचे हम आ जाएंगे। नीचे तक हम इसे ऐसे ही ले आएंगे। ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा हम इसका, अगर आप चाहते हैं इसे ज़रा मॉडिफाई करना है, वो अब आप देख सकते हैं कैसे आपने मॉडिफाई करना है। फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट पे आप करते हैं इसे, और आप चाहते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स पे भी इसका ज़रा हो, वो भी कर दो। हाई पॉइंट्स पे भी, लो पॉइंट्स पे भी, जिस तरीके से आपकी डिमांड है आप उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। ठीक है। मेरा काम बस आपको ये बताना था कि आपने इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी किस्म की, यहाँ पे आप इसे अपनी तरफ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हमने सिर्फ सीखना था किसे किस तरीके से प्लेस किया जाता है। अब नीचे चलेंगे। नीचे भी हमने यही करना है। अब इसे नहीं हमने ऐसे नीचे लेके जा सकते, बिकॉज यहाँ पे हम दिसंबर 17 से स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि ये ग्रोथ वाला सेक्शन था। तो अब हमने सेक्शन स्टार्ट हो रहा है हमारा मार्जिन्स वाला। तो वैसे दोबारा इंसर्ट कहाँ पे गया हमारे पास, व्यू, सॉरी इंसर्ट स्पार्क लाइंस लाइन पे गए और हमने ये सिलेक्ट किया। ठीक। एंड देन प्रेस एंटर और इसे कॉपी करके हमने नीचे तक ले आना है, यहाँ तक। चले, ये हो गया। और इसे ज़रा अब करते हैं ज़रा, जैसे उस पर किया था हाई पॉइंट पे भी इसे ज़रा बताए, लो पॉइंट भी हमें बताए, नेगेटिव पॉइंट भी हमें बताए, मार्कर्स तो हमें बताए, ये लास्ट पॉइंट भी बताए और फर्स्ट पॉइंट भी हमें बता दे। ये हमारा काम था, इतना सा काम था, और ये हमने मिनट के अंदर हमने ट्रेंड्स निकाल लिए। अब हम निकालते हैं इसका मीन। मीन किस तरीके से निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है मीन को निकालना। तो हम यहाँ पे चलेंगे मीन के ऊपर। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एरर एंड देन प्रेस करेंगे एवरेज। एवरेज हम टाइप करेंगे और हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने सेल्स को, कितने की हमने एवरेज निकालनी है। दिस इसे हम कॉपी करेंगे और नीचे तक हम इसे ले आएंगे। सेम इस पे भी प्रोसीजर अप्लाई होगा। इफ एरर मीडियन, मीडियन करने के बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे सेल हमारे पास कौन सा है। ओके ओके, आई नो। एक मिनट। तो यहाँ पे क्या था, ये मीडियन, ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बंद करेंगे। ठीक, इसे कॉपी करके नीचे ले आएंगे। चलें, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हम करेंगे इफ एरर एंड एवरेज कितनी निकालनी हमने, ये ठीक है। और मीडियन का भी ऐसे कर लेते हैं, इफ
एरर मीडियन यहाँ तक, और ये एंटर प्रेस किया, इसे कॉपी, सॉरी इसे और इसे, क्या हो गया, सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे नीचे तक, इन्हें पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ तक हमने अपने मीडिया निकाल ली है। अब इसकी ज़रा हम फॉर्मेटिंग कर लें। फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है इसकी फॉर्मेटिंग। नीचे नीचे ओ, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हमने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, हमने Alt+H Alt+H0 एंड Alt+H0, ठीक है। इसे हम ज़रा दरमियान में कर लेते हैं इसे, या राइट ही ले जाते हैं, राइट ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हम इसे छोटा करेंगे, ज़्यादा बड़ा है, इसे भी ओ को भी छोटा करेंगे इस तरह। नहीं, फिर नीचे ज़रा खुला हो गया, कितना खुला होगा, ठीक, अब ठीक हो गया। तो अब हम इसे ज़रा और इसे हम कर लेते हैं। हम चलेंगे Ctrl+1 प्रेस करेंगे, हम अब चलेंगे बॉर्डर पे। तो सबसे पहले हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एंड ओके कर देंगे। फिर अब इधर आएंगे हम, Ctrl+1, ये बॉर्डर एंड ये वाला, सॉरी ये लाइन हमने गलत लगा लिया है। Ctrl+1, हमने ये वाली सिलेक्ट करनी थी। इसी तरह ही हमने इधर भी हमने F4 आप प्रेस कर दें, जितना आपने सेलेक्ट करें सबसे पहले, और F4 को प्रेस कर दें, वो लग जाएगी आपकी लाइन। हमने भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही करना है, F4 का प्रेस कर दें। आपने बस एक मतलब लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लग जाएगी सारी लाइंस। F4, ठीक है। ये नीचे क्या निकला हुआ, ये गलती थोड़ी सी हमसे हो गई थी, ठीक। इसे ज़रा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया। F4 और F4 F4 F4। वैसे ये वाला सीक्वेंस इतना कोई खास लग नहीं रहा, इसी तरह ही है। हम इसमें थोड़ा सा चेंज हम लेके आएंगे, जैसे ये है, इसे Ctrl+1 करके ऊपर वाली लाइन कट, ओके, एंड इस पे Ctrl+1 यहाँ पे नीचे, ये वाला ज़्यादा प्यारा लगेगा हमें। आपको मैं करके बताता हूँ। F4 चेक करें, ये ज़्यादा प्यारा है, ठीक हो गया। इसे माइनस करें, इसे भी माइनस करें, इधर
F4, ठीक है, और इधर भी ऐसे ही हम F4 करेंगे। इधर भी ऐसे ही F4, क्या वाला हम जैसा ये सिलेक्ट किया हुआ था ये हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले वाली हम फॉर्मेटिंग कर लें ताकि इजी हो जाए हमें करना। F4 एंड यहाँ पे भी F4। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये बहुत करना इम्पोर्टेंट था। मॉडल बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। आपने साफ़ सुथरा कितना बनाया है, यही अगले बंदे को कन्विंस करता है आपके मॉडल के बारे में। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या हो गया? ऑल वन ऐसे ही आपने ऊपर जाना है। F4, ठीक है, और इधर भी ठीक है, ठीक, एंड सो ऑन। बिल्कुल ठीक हो गया। आप चेक कर सकते हैं कि अब हमारा मॉडल पहले से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसे हम ज़रा, वो मीडिया वाले हमने डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट किया था तो उसकी वजह से यहाँ पे 0 0 आ रहे थे। अब क्लियर है बिल्कुल। ये वाला एक रह गया है, इसे भी हम जल्दी से कर लेते हैं। पे जाएंगे और ये बंद कर, सॉरी, ओके, दिस वन। तो ये था हमारा रेशियो एनालिसिस, हम किस तरीके से करते हैं और रेशियो एनालिसिस का पर्पस क्या होता है। तो ये आज की एक मुख्तसर वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं लगी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर सकूँ। इन सब चीज़ों के साथ एंड पे मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ।